दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो 4.0 होने वाला उसके लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी की क्लास लेकर हाजिर हूं। देखिए आज हमारा कोई पहला दिन नहीं है, आज हमारा 26वां दिन है। लगातार 25 दिनों से मैं आपको इस विषय पर क्लास दे रहा हूं और आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 780 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इस सीरीज से जुड़िए और पूरी सीरीज देखिएगा, इस पूरी क्लास को देखिएगा। मैंने बहुत शिद्दत से बहुत मेहनत करके दोस्तों वीडियोस तैयार किए हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको इससे एक फायदा तो जरूर मिलेगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारी तैयारी हिंदी विषय में कितनी अच्छी हो पाई है। और अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि तनिक भी दोस्तों तैयारी में चूक है तो याद रखिए मैंने एक बैच बनाया दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए स्पेशल बैच है दोस्तों। इससे ये चारों एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो, टीजीटी देना हो, पीजीटी देना हो, ये पूरा दोस्तों एक ही बैच से कवर हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, भारत का कोई भी एग्जाम जहां हिंदी आती हो वो सब दोस्तों इस बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ के देखो, ये जो क्लास देख रहे हो ना ये तो ट्रेलर है। जब इसकी क्लास आप यहां देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना मजेदार क्लास है और कितना जो है मेहनत हुआ है इस पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बहुत ध्यान से एक एक सवाल पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पहला सवाल मैंने दोस्तों तत्सम तद्भव से चूज किया है। यहां पर एक शब्द दे रहा है अक्षवाट। अक्षवाट का तद्भव शब्द क्या है ये आपको बताना, अक्षवाट का तद्भव बताना है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अक्षवाट लिख रहा अक्षय वट वृक्ष, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। अक्षय वट जो वृक्ष है दोस्तों यह प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, यह प्रयागराज में स्थित है। यह वही वृक्ष है, कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे जब रामचंद्र जी माता सीता के साथ वनवास जा रहे थे तो दोस्तों यहां पर कुछ समय उन्होंने बिताया था, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरा शब्द है आखेट। आखेट के लिए मैंने कल ही बताया था दोस्तों आपको कि आखेट के लिए शब्द हो जाता अहेर। क्या हो जाता? अहेर हो जाता है। और ऊपर से आखेट जो है दोस्तों ये तद्भव तो है, लेकिन अहेर दोस्तों ये आखेट सॉरी तत्सम हो जाएगा, अहेर हो जाता है यहां पे। ठीक है, जो अक्षवाट है दोस्तों यहां अखरोट भी नहीं, अखरोट का तत्सम हो जाता अक्षोट। ठीक है, अक्षोट जो शब्द है यह तत्सम है। ठीक है, और अखरोट तद्भव शब्द है। यहां पर अखाड़ा होगा आपका सही जवाब। तो जिन बच्चों ने अपने कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी वो जान जाए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। पूरा 30 में 30 नंबर लाना है आपको। देखिए मेरी क्लास में ऐसा नहीं कि सर 25 आ जाएगा तब वो काम चल जाएगा, नहीं, वो वाला काम नहीं करना, हमें तो पूरा में पूरा चाहिए। ठीक है, आगे देखिए कर मच्छर। मच्छर जो शब्द दिया दोस्तों इसका तत्सम क्या होता है बताना। मच्छर का तत्सम मशक, मक्षिका, मच्छर, मत्सर। देखिए मत्सर तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मत्सर दोस्तों ईर्ष्या को कहा जाता है। मत्सर मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। बहुत सारे बच्चे यही चूज करते हैं। मच्छर दोस्तों जो शब्द दिया है यह मक्खन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मक्खन को। मक्षिका जो शब्द दिया दोस्तों यह मक्खी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह मक्खी को कहा जाता है। ठीक है, यहां मशक हो जाएगा दोस्तों, मशक ये मच्छर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने चूज किया है तो फिर मामला फिट है, यानी ये चैप्टर ठीक ठाक आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, आगे आइए। कहा आदमी और औरत, ये दोनों दोस्तों किस भाषा के शब्द हैं? देशज विदेशज वाले चैप्टर को मैं टच कर रहा हूं और आप हिंदी जब हमसे पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे मैं हिंदी के बहुत सारे चैप्टर यहां पे कवर कर रहा हूं। तो पहला चैप्टर मैंने तत्सम तद्भव देशज विदेशज लिया, आगे फिर नए चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो कह रहा आदमी औरत जो दिया शब्द ये किस भाषा का शब्द है? क्या यह अरबी भाषा का शब्द? बिल्कुल सही, अरबी ही है। तुर्की नहीं, फारसी नहीं, उर्दू नहीं, हिंदी नहीं। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। देखिए अरबी आप पढ़ रहे हो ना तो याद रखेगा कि आदमी इसी भाषा का शब्द है, औरत इसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसी दोनों ने मिलकर दोस्तों औलाद पैदा कर दिया, लेकिन इन लोगों का झगड़ा नहीं बंद हुआ। इतना झगड़ा ही दोनों ने किया कि चले गए अलग अलग वकील के पास। ठीक है, वकील ने इनको पकड़ा, ले गया अदालत में। ठीक है, कि चलो अदालत में चलो और अदालत में जाओ और वहीं पे आपकी क्या होगी? सुनवाई होगी। ठीक है, आदमी डर के मारे फरार हो गया, सोचा कि अब जो अदालत जाएंगे हमको मिल जाएगी सजा, तो जहाज पकड़ के क्या हो गया? फरार हो गया। ये कुछ शब्द हैं, इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द हैं। ऐसे हम लोग क्लास में पढ़ते पढ़ते ना, मेरा काम खाली उत्तर बताना नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि किस भाषा का है, चलो आगे बढ़ते हैं, उस टाइप का मास्टर हम नहीं भैया। ठीक है, मुझे ये भी समझाना है कि आप समय दे रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी सीखिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं मतलबी टाइप का इंसान नहीं हूं। ठीक है, पेड कोर्स ज्वाइन करें ना करें वो आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिक ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ समझौता नहीं कर सकता। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। करा झरना। झरना दोस्तों ये किस रचनाकार की रचना है, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है सोहनलाल द्विवेदी जी, दूसरा दे रहा है महादेवी वर्मा जी, तीसरा दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी, चौथा दे रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बताइए किसकी रचना है झरना। सर ए वाला कर लें क्या? नहीं। सर बी वाला कर लें क्या? पहाड़ा पढ़ा रहे हो क्या? सर सी तो पक्का कर दीजिए। नहीं सर हम ना नीचे से बोलने वाले थे, वो गलती से फ्लो में ऊपर से बोलने लगे, ठीक है, ये भी नहीं। अब बताओ इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये जो झरना रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। हमें भी चेक करने की इच्छा हो रही थी कि देखें ऐसा ना हो कि आप हमेशा ऑप्शन में से ही उत्तर देते हैं या कुछ अलग से सोचते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी, मैंने आपको बताया था कामायनी के प्रेम पथ पर, ठीक है। जरा नोट करिए इनकी और रचनाएं। कामायनी के प्रेम पथ पर, प्रेम पथ बोलिएगा, लिखिएगा पथिक, ठीक है। कामायनी के प्रेम पथ पर, ठीक है। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त ने क्या किया, ध्रुव स्वामिनी के पास पहुंचे, ठीक है, प्रेम में, ठीक है, कहानी है छोटी सी, ठीक है। पास पहुंचे लेकिन उनकी दाल न गली, तो क्या हुआ दोस्तों, वो सब रोते भी लगते चले आए, ठीक है। तो आंसुओं का झरना बह गया, उस झरने से लहर उठ गया, इंसान समाप्त हो गया, कंकाल बन गया, ठीक है। उस पर एक तितली आके बैठ गई, ठीक है। ऐसे करके छोटी छोटी बातें करके ये सब नोट कर लीजिए। ये सब रचनाएं जो हैं ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कल वाली क्लास में मैंने कुछ सवाल आपसे पूछा था, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो एक्टिव थे जिन्होंने जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया। उससे मुझे ये समझ में आया कि लगता है कि या तो आप जो है, दो कारण हो सकता है जवाब न देने का, ठीक है। एक तो आप आलसपन शरीर में, टाइप करने का सर मन नहीं करता है, ये सबसे बड़ा कारण जो मुझे लग रहा है, ठीक है। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आयल हुआ पढ़ावा चुम मार के पढ़ावा अपने घरे जा, ठीक है। तो एक ये भी रहता है कि काहे करें कमेंट, हमारा कमेंट बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, तो हम आपके लिए कमेंट नहीं कर सकते, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा कारण, कौन जाए गूगल करने, पता तो है नहीं, तो कौन जाए गूगल करने। तो इस तरह की कुछ समस्याएं थी। हाँ, जिन्होंने जवाब दिया मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे बच्चे कम हैं। और आप ना जाके देखिए कमेंट बॉक्स में, आप उसी हिसाब से एक अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा में सिलेक्शन किसका होना है। जो एक्टिव होगा भैया सिलेक्शन उसी का होगा, सिंपल सी बात है। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा भारत भारतीय काव्य के रचनाकार दोस्तों कौन सी है, ठीक है। भारत भारती के रचनाकार कौन है। करा गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता जी, मैथिली शरण गुप्त जी, या धर्मवीर भारती जी। कौन रचनाकार है दोस्तों भारत भारती के, तो याद रखेगा मैथिली शरण गुप्त जी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, मैथिली शरण गुप्त को ना राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। और इन्हें दोस्तों साहित्य जगत में दद्दा बुलाया जाता था। मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ दे कि बताइए साहित्य जगत में दद्दा दोस्तों किसे बुलाते थे, तो क्या याद रखेंगे, दद्दा नाम था इनका, लोग इन्हें दोस्तों दद्दा नाम से ही बुलाते थे। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों आप याद रखेगा, अगर यही सवाल कर दे भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा दोस्तों किसकी रचना है, तब आप बताइएगा दोस्तों यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है दोस्तों, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अंतर है भैया, ठीक है, अंतर है। अभी जो मैंने आपसे कहा ये और ये दोस्तों बिल्कुल अलग अलग रचना है। आप अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र पूछे तो भारत दुर्दशा बताइए, और भारत भारती पूछे तब दोस्तों आपको मैथिली शरण गुप्त जवाब देना है, अन्यथा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही। अब तो अभी एक पॉइंट पूरा हुआ। राष्ट्र, ये भी सवाल आता है कि राष्ट्र कवि दोस्तों किसे कहा जाता है, तो वह दर्जा भी दोस्तों इन्हीं को दिया गया, ठीक है। एक तो इसे याद रखेगा, और क्या क्या याद रखेंगे दोस्तों, आइए अब इनकी दो तीन रचनाएं पढ़ लीजिए। जैसे दोस्तों यशोधरा। चलिए एक मुझे कमेंट करके बताइए, आप कहां लिखूं भाई, जगह भी नहीं बनता है, ठीक है। आप मुझे बताइए यशोदा दोस्तों किसकी रचना है। यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो यशोदा दोस्तों किसकी रचना है ये आपको बताना है, ठीक है। यशोधरा इनकी रचना है, ठीक है। और क्या रचना है दोस्तों, साकेत लिख लो, साकेत लिख लो। और क्या दोस्तों, पंचवटी लिख लो, पंचवटी, ठीक है। साकेत, साकेत किसे कहते थे जी, साकेत अयोध्या कहा जाता, तो वही राम जी आगे बढ़े तो पंचवटी पहुंचे जाकर, ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। और जयद्रथ वध लिख सकते हैं, जयद्रथ वध लिख सकते हैं, ठीक है, वध लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं झंकार, ठीक है, झरना नहीं, झरना जयशंकर प्रसाद की है, झंकार इनकी रचना है। एक इन्हीं की रचना है दोस्तों नहुस, ठीक है। कौन सी रचना है, नहुस, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। हो गया, 4-6 हो गया ना।
बस पर्याप्त है, धीरे धीरे सीखते चलिए, ठीक है, सब समझ में आएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना। पुनः संरचना का मतलब होता है पुनर्गठन, ठीक है। भारतीय राज्यों का पुनर्गठन दोस्तों कब किया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। बहुत सोच समझ के बताइएगा। तो पहला लिखा दोस्तों 52, 53, 54, 56, 58। आप कहेंगे सर संविधान की क्लास आ गई, क्यों? हिंदी भाषा नहीं पढ़ रहे हो? तो वही उसी आधार पे तो पूछ रहा हूं। तो याद रखेगा दोस्तों, जो पुनः, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं, सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सवाल में कभी भी पुनर्गठन के बारे में पूछे तो बताइएगा दोस्तों 1956। पता है आपके आत्मा के साथ खिलवाड़ कब होता है? आपका एग्जामिनर खिलवाड़ कब करता है? यहां पूछा पुनर्गठन। और बहुत ध्यान दीजिएगा, एक जमाने में उत्तर 53 भी हो जाता है, ठीक है। अगर ये पूछे भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, ठीक है, गठित प्रथम राज्य ये कौन सा था दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे? तब बताइएगा 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। 1953 में किसका गठन हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर गठित ये पहला राज्य था, ठीक है। कब? 1953 में। और पूछ दे समय कब, तो क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर 1953। क्या बताएंगे? 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। कौन सा आयोग बना था इसके लिए दोस्तों? तो जो आयोग बना था, ठीक है, भाषा संबंधी, उसकी अध्यक्षता किया था फजल अली ने। किसने किया था दोस्तों? फजल अली ने उसकी अध्यक्षता किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक बातें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा सिरोरूह। सिरोरूह जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। अब सिरोरूह पता नहीं क्या है ना, ये शब्द सुनकर जैसे लगता है हम किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो दिमाग में आता है कि किसके समक्ष नतमस्तक? तो बच्चा सोचता है शिव के समक्ष। भैया उत्तरवा गलत है सर, पक्का ब्रह्मा जी के। हाँ सर मिस्टेक हो गया, हम तो ईश्वर नहीं पढ़ पाए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो ये सर ईश्वर कर लेते ज्यादा, ईश्वर भी नहीं। और बताओ भैया सर पक्का लग रहा है इंद्र का होगा, इंद्र भी नहीं। ये केस को कहा जाता है, केस। केस का मतलब साज रहे हैं जुल्फें, ठीक है। केस का मतलब क्या होता है? जुल्फें। केस का मतलब क्या होता है? बाल, ठीक है। केस नहीं समझ रहे हैं? अरे है वाला हेयर बात कर रहे हैं भैया, हेयर, बाल, सिरो रूह, उसी को तो कहते हैं यार। किसको कहते हैं? सिरो रूह को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह याद रखेगा, एक शब्द लिखिएगा दोस्तों चिकुर। क्या लिखेंगे दोस्तों? चिकुर। यह भी दोस्तों किसे कहा जाता है? केस को कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे एक शब्द दे रहा है दोस्तों ज्योत्सना। बताना है ज्योत्सना किसकी पर्यायवाची, ठीक है। अब बच्चा दोस्तों गंगा जी को समझने लगा। अरे यार गंगा को जानवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवी कहते हैं। सर यमुना होगा? नहीं, यमुना को कृष्णा बुलाया जाता है। यमुना को क्या बुलाया जाता है? कृष्णा बुलाया जाता है। सर पक्का चांदनी होगा? हाँ चांदनी सही है। द्रौपदी को भी दोस्तों कृष्णा कहा जाता है। सिंपल सा लिखो ना। सरस्वती को तो बहुत कुछ कहा जाता है, वाग्देवी लिख लो, वाग्देवी लिख लो, शारदा लिख लो। यार बच्चे नहीं समझते हैं, शारदा को लोग दुर्गा समझ जाते हैं। नहीं, ये आप याद रखेगा। सर चांदनी का और 2 4 6 बता देते हैं। हाँ आप तो माहिर हैं पूछने में, ठीक है। 2 4 6 आपको मिल जाए तो बस इसी फ्री वाले बैच से तो आपका काम चल जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं, कोई बात नहीं, आप चलाइए काम। ये चांदनी को कहा जाता है, यह कौमुदी को कहा जाता है, यह ज्योत्सना को कहा जाता है, इसे कला निधि भी कहते हैं, इसे ज्योत्सना भी कहते हैं। ज्योत्सना में आधा त और आधा स दोनों रहेगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और चांदनी रात को उजियारी भी कहते हैं, गांव में कहते हैं ना उजियारी रात है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और चंद्र मरीची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र मरीची भी दोस्तों कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम हो जाएगा दोस्तों, ये चांदनी के लिए यूज होगा, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है उन्नत। उन्नत शब्द में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है बताना है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो होता है उपसर्ग, ये शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? शब्द के प्रारंभ में। तो क्यों ना हम लोग उन्नत का पहले संधि विच्छेद करके तोड़ लेते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि ये किस शब्द से ये यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो उन्नत में अब बच्चा सोचता है कि देखिए उन्नत में 2 बार न लिखा है, तू सोचता है कि ये वाला तो नहीं होगा, यही वाला दोस्तों उत्तर वो चूज करता है, ये वाला, ठीक है। और ये गलत है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों आपका जवाब? आपका जवाब है उत। क्या है?
यहां पे होता है उत धन नत, ठीक है, उत धन नत, ये पंचमाक्षर का नियम लगता है, त थ द ध न, ये आधा त जो है ये आधा न बन जाता है, इसे हम कहते हैं पंचमाक्षर का नियम। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर नियम जो है, ये नियम हम कहां पढ़ते हैं? ये नियम हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि में, ठीक है, जो 5वें अक्षर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर उत धन नत होगा, इसलिए उत उपसर्ग बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, बच्चा कंफ्यूजन में आके उन कर लेगा। होती है ऐसी गलतियां, क्या करेंगे, नहीं पढ़े। अब देखिए, आप कहते हैं ना कि नितिन सर की जरूरत क्यों है? आज आप गलती कर रहे हैं, अगर आप सीखेंगे नहीं तो यही गलती परीक्षा में करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके पास ज्यादा मौका नहीं है। एक तो यार कोई सरकार ऐसी बची नहीं है जो आपको समय समय पे एग्जाम कराए। ये तो इतना मेहनत से एग्जाम होता है, उसमें भी कभी पेपर लीक, कभी ये कभी वो। तो यार आप ना हमेशा अलर्ट रहिए, आप ये सोच के लड़िए ना कि यही हमारी आखिरी लड़ाई है, पहली और आखिरी, बस इसको ले लेना सिलेक्शन लेने के बाद तब हम वहां से सोचेंगे कि आगे अब उससे बड़ी नौकरी करनी है या क्या करना है, वहां पहुंचने के बाद सोचेंगे, उसके पहले नहीं। आपके सामने हमेशा सिर्फ एक ऑप्शन होगा ना, तब तो जानो कि सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी क्या आप खुद ही अपने मन को बिठा रखे हैं कि ये वाला नहीं तो ये वाला परीक्षा हो जाएगा, तो आपका मन जा रहा है कि चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। करा पीतांबर, पीतांबर में दोस्तों कौन सा समास है ये बताना है, ठीक है। पीतांबर का समास विग्रह करेंगे तो होता है पीत माने पीला, पीला है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र जिसका, ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, इस आधार पर यहां क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। क्यों? पीला वस्त्र कौन धारण करता है दोस्तों? भगवान विष्णु धारण करते हैं, उन्हीं को पीतांबर कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि दोस्तों क्या हो, परीक्षा ऑप्शन में बहुब्रीहि ना हो, ठीक है, यदि बहुब्रीहि ऑप्शन में न हो, ऑप्शन में न हो तो कर्मधारय चूज करें। क्या करें दोस्तों? कर्मधारय क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर। आप कहेंगे क्यों कर्मधारय होगा? तब हम इसको बदल देते हैं, हम कहते हैं पीतांबर। पीत माने पीला है, अंबर यानी आसमान, जो आसमान पीला है उसे भी पीतांबर कहते हैं, और उस आधार पे ये तारीफ हो जाता है, तब दोस्तों कर्मधारय का रोल कर देता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों बातें हैं। अगर यहां कर्मधारय दिया लेकिन बहुब्रीहि भी दिया है, अगर कर्मधारय के बावजूद भी बहुब्रीहि दिया है तो बहुब्रीहि टॉप पे करिएगा। इन बातों को ध्यान रखिए, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको क्लास में सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। करा नरोत्तम, नर में उत्तम, नर मतलब जो व्यक्तियों में उत्तम हो, ठीक है, नर में उत्तम, जो क्या हो? नर में उत्तम हो, नर यानी मनुष्यों में जो उत्तम हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नरोत्तम। और यहां क्या हो जाएगा? क्या एक कर्मधारय समास है? नहीं, ठीक है, यहां तत्पुरुष समास आ जाएगा। नर में उत्तम दोस्तों, यहां समास कौन सा आ जाएगा? यहां तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1। आप तारीफ समझ के यहां पे कुछ और मत कर दीजिएगा, ठीक है। करा अभ्युदय, अभ्युदय में कौन सी संधि है ये बताना, वो तो तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। तो अभ्युदय में आ जाता अभि धन उदय, अभिधन उदय। और आपको मैंने बताया था कि य या व के साथ अगर कोई अर्धवर्ण जुड़ा है, ठीक है, अगर कोई अर्धवर्ण आता है दोस्तों तो हमेशा वहां पर संधि कौन सी होती है? यण स्वर संधि होती है, ये आप याद रखेंगे, नियम यही होता है। तो अभ्युदय जो शब्द है इसमें यण स्वर संधि हो जाएगा। करा स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों किसमें ये बताइए? वागीश में स्वर संधि है क्या? नहीं दोस्तों, वाक धन ईस बराबर वागीश होता है, और यहां पर व्यंजन संधि है, ठीक है। क्या है? व्यंजन। तो ये तो जवाब होगा नहीं। दिगंबर जो शब्द है दोस्तों, यह बनता है दिक धन अंबर से। किससे बनता है? दिक धन अंबर से। यहां भी दोस्तों व्यंजन आता है, तो यह भी जवाब नहीं होगा। रत्नाकर दोस्तों बनता है रत्न धन आकर, ठीक है, रत्न धन आकर, ये हो जाएगा दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। इस आधार पे यही सही जवाब हो जाएगा। दुष्कर्म दोस्तों जो शब्द होता है दु धन कर्म से बनता है, और यहां हो जाता दोस्तों विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग। तो इस आधार पे दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, तीसरा नंबर दोस्तों ये आपका सही। क्यों सही है ये सब जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं आऊं उत्तर बताऊं चला जाऊं, भाई विच्छेद करके दिखाओ बच्चों को। जब विच्छेद होगा तब जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कह रहा आंखों के सामने, अंडरलाइन है दोस्तों, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। यहां पर दोस्तों जो ये मैंने वो अंडरलाइन किया है, इसके लिए आपको एक शब्द बताना, आंखों के सामने
क्या इसे समसामयिक कहते हैं दोस्तों? बिल्कुल नहीं। प्रारूपता नहीं, परोक्ष नहीं, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद ही हो जाता है दोस्तों प्रतिधन अक्ष। और यहां दोस्तों अक्ष माने होता आंख, आंखों के सामने के लिए ही दोस्तों ये शब्द यूज होता है प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 कीजिएगा, बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, केवल और केवल आपको जो है परेशान करने के लिए दे रहा है। अगला सवाल करा दोपहर के समय अंडरलाइन है दोस्तों, करा सालू आराम कर रही थी। रेखांकित वाक्य के लिए शब्द का समय चूज करिए, ठीक है। पूर्वाह्न नहीं होगा दोस्तों, मध्याह्न होगा। मध्याह्न को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? दोपहर का समय कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये काली ग्रह, अपराह्न, द्विप्रहर, ये सब गलत है, ठीक है। सीधा सीधा याद रखिए। अरे भाई मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है, सवाल आता है परीक्षा में, ठीक है, कि मध्याह्न, ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? ठीक है, भोजन कार्यक्रम, ठीक है, जिसे मिड डे मील के नाम से आप जानते हैं, बताइए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मिड डे मील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड डे मील योजना, ठीक है। तो मिड डे मील दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? परीक्षा में आया तो बताइएगा 1995। पढ़ते लिखते नहीं हो क्या जी? खाली हिंदी पढ़ने से नहीं सिलेक्शन होगा। देखो हम हिंदी के मास्टर जरूर हैं, लेकिन आपको कभी भ्रम में नहीं रखते हैं। मेहनत करिए, पूरा जीएस पे भी पूरा फोकस करिए। हमारे पास वैसे तो कोई जीएस का पेड बैच नहीं है, लेकिन फ्री बैच है। मैं भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, बस ये सवाल आप कर लो, ठीक है, तो आपको बता दूंगा, तो आप वो फ्री बैच के माध्यम से पढ़ सकते हैं। करा कान फूंकना का अर्थ दोस्तों क्या होता है? बताइए। कान फूंकना। करा कि चौकन्ना करना? नहीं, चौकन्ना करना नहीं, चुगली करना भी नहीं, जादू टोना भी नहीं, दीक्षित करना होता है। दीक्षित करना मतलब जैसे गुरुजी कान फूंक दिए, उसका मतलब आपको दीक्षा दे दिए, ठीक है, कोई एकदम जबरदस्त बात बता दी, उसके लिए दोस्तों होता है कान फूंकना, दीक्षित करना। करा मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रहने का संयोग समाप्त, ये जो रेखांकित वाक्य है, इसके लिए कोई एक शब्द चूज कीजिए। मालूम होता है तुम्हारे यहां रहने का संयोग समाप्त हो चुका है, ठीक है। करा नाता टूट जाना? नहीं। डेरा उठ जाना? बहुत सारे बच्चे करेंगे डेरा उठ जाना, लेकिन दोस्तों जो सही जवाब है वो है दोस्तों अन्न जल उठ जाना। जी हां, मैंने जो बता दिया बस वही चूज कर लो। अब आप पूछोगे सर डेरा उठ जाना, देखिए बोरिया बिस्तर उठ जाना मतलब वहां न रहना, और रहने का संयोग समाप्त होना, इसका तात्पर्य होता है, बोरिया बिस्तर तो यहां लिखा नहीं, डेरा सब मत करिएगा, अन्न जल उठ जाना, ये दोस्तों यहां पर सही होगा। वैसे मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे यहां बी जवाब भी दोस्तों दे रहे थे, बट उससे सही उत्तर यही है। जब आप करेंगे गूगल सर्च तब आपको पता चलेगा। 1 और 1 11 होता है, तो सबको पता है 1 और 1 11 होता है, ठीक है, 1 और 1, और बीच में लेकिन कोई सैंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर संसार में सब संभव है? नहीं। भीड़ में बल है? नहीं। गणित में विद्या निपुण करना? नहीं। संगठन में शक्ति को दर्शाता है। 1 और 1 11 होता है। अगर आप संगठन में रहेंगे दोस्तों तो संगठन में शक्ति होता है, फिर उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ केसेस को छोड़ करके। कौन सा केस छोड़ करके बताइए? ठीक है, आंदोलन करने ना जाइएगा, सरकार के समक्ष भूल जाइए। नाम का लोकतंत्र है यार, नाम का लोकतंत्र है। जिस तरह से आज स्थिति चल रही देश में, इसको जो है जर्मनी बनने में समय नहीं लगेगा। देख लेना आप, आपके जीवन काल में ही जर्मनी बनेगा, ये मैं लिख के दे दूं, ठीक है। यहां लोकतंत्र जैसी कोई चीज कहने को है खाली लोकतंत्र, हर कोई हर किसी के दबाव में, हर कोई, ठीक है। जर्मनी मतलब मेरे बोलने का ही है ना कि अब एक सर्वे सर्वा होगा, वही सबको लीड करेगा, जो चाहेगा वो करेगा, जो उसकी इच्छा होगी। खत्म कर दो, खत्म कर दिया, जिंदा कर दो, जिंदा कर दिया, यही चलेगा देश में, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। मुझे अंदर मत ले जाइए, तो फिर बाद में रील मीम सब बनना शुरू हो जाएगा, फिर जो है वहाँ हमें सफाई पेश करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता है इसकी, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति मुझे करनी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है तो मैंने किया। उसके पीछे अगर कोई कारण पूछेगा तो मैं उसको 2 4 6 8 10 20 मास्टर किस बात का हूँ, जितने चाहूँ उतने कारण गिना सकता हूँ, और सामने वाला जवाब नहीं दे पाएगा, कोई जवाब उसके पास है ही नहीं। क्यों? सत्य के आगे हर किसी को झुकना पड़ता है। खैर मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, स्टडी 91 से आप जुड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, विश्वास कीजिए, एक बार आप हमारे साथ आइए, एक चीज की मैं श्योरिटी देता हूं ना कि आप कोई भी बैच ज्वाइन करेंगे खुश जरूर होंगे, पढ़ के आनंद आपको जरूर मिलेगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, हर एक बैच में दोस्तों मैंने डेमो क्लास लगा दिया है, आप पहले पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि नितिन सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। करा युद्ध होता तो गोलियां चलती, सिंपल सी बात है, युद्ध होगा तो गोलियां चलेंगी चलेंगी, लेकिन ये किस प्रकार का वाक्य है,
तेरे समझ नहीं आ रहा है, क्या बताएं, पहले पढ़ तो लो। कह रहा सामान्य भूतकाल, संदिग्ध संदेह बता रहा है कि हो सकता है चले, हो सकता ना चले, आसन्न। देखिए आपको ऐसे नहीं समझना है। कभी भी कोई वाक्य दे ना, आपको फार्मूला दे रहा हूं दोस्तों, सूत्र आप नोट करिए, ठीक है। एक सूत्र छोटा सा है, ठीक है। यदि किसी वाक्य में निर्भरता पाई जाए, यदि किसी वाक्य में क्या पाई जाए दोस्तों, निर्भरता, ठीक है, निर्भरता हो, तब वहां जवाब हमेशा होता दोस्तों क्या, हेतु हेतु मत भूतकाल, और यही उत्तर होगा। ये लिख रहा है ना, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, होता तो, नहीं होता तो नहीं चलती, सिंपल सी बात है। जब निर्भरता होगी, गोली चलने की निर्भरता युद्ध पे है, ठीक है। अगर निर्भरता है तो उत्तर क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसे आप ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात है, बस यही सिखाना है। करा अजीत की पुस्तक खो गई, इसमें कारक बताना है। बच्चा सोचेगा अजीत पे फोकस कर दो, बेचारे की किताब हेरा गई, कर्ता कारक कर देते, नहीं। सोचेगा कि कर्ता ने कर्म में दोस्तों को आता है, लेकिन यहाँ की लिखा है, हो सकता है हेरा गया, थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, को की जगह की कर लेते हैं, ये भी नहीं है। करण दोस्तों ये भी नहीं है, अधिकरण दोस्तों ये भी नहीं, क्योंकि करण में तो दोस्तों आप से करते हैं माध्यम, और अधिकरण में दोस्तों पहचान होता है में और पर, ठीक है। याद रखिएगा, यहां संबंध कारक हो जाएगा। संबंध कारक हमेशा क्या कहता है, का, की, के, ठीक है, या फिर रारी रे। रारी रे पहले मैं बड़ा परेशान होता था। रारी रे मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वहां प्रयोग होता है इसका, ठीक है। और उसी तरह दोस्तों यहाँ काकी के जो संबंध दोस्तों वो यहीं से है। तो ये जो अजीत की पुस्तक है, पुस्तक का संबंध दोस्तों अजीत से है, और यहाँ संबंधवाचक हो जाएगा जवाब, ये आप याद रखेंगे। करा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, एक्सीडेंटल सवाल ले बीतेगा आपको, सही बता रहा हूँ, 1 नंबर गया कोई रोक नहीं सकता है। पढ़ो 10 बार पढ़ो, वीडियो रोक दो, मैं रुकने वाला नहीं, मैं तो उत्तर बता के निकलूंगा, ठीक है। आप आराम से इसका उत्तर ढूंढो। करा शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों, एक ही शुद्ध है और बाकी जितना दिया है सब अशुद्ध होगा, चट्टो, हाँ, तो उसमें ढूंढना है आपको। आइए मैं तो आपको सही से बताऊंगा। करा सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अरे भैया, जब सप्रमाण आप बता रहे हो तो सहित लिखने की क्या जरूरत है, आप कहो ना सप्रमाण उत्तर दीजिए, हाँ। तो इस वजह से दोस्तों ये पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। करा तुम सबसे सुंदरतम हो, अगर सबसे लिख दिए हो तो सुंदरतम मत लिखो, तब लिखो सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो, या लिखो तुम सुंदरतम हो, हाँ, दोनों में से एक ही का प्रयोग कीजिए, दोनों का एक साथ कर नहीं सकते हैं। कहा आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे चमकते नहीं है भैया, ठीक है, तारे हमेशा टिमटिमाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, टिमटिमा रहे हैं, ये होना चाहिए, चमकना गलत है, नहीं लगता है इसके साथ। आकाश में झंडा लहरा रहा है, यार ये गजब, ठीक है, लहरा नहीं रहा भैया, फहरा रहा है, ठीक है, कहां खो दिए अपना दिमाग, ठीक है, फहरा रहा है, इस वजह से ये गलत है। ये भैया ये क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, आहा कैसे ढूंढते हैं, कई जन्म लग जाता खोजते खोजते। आइए, आप कहेंगे जो बच्चा कर ले रहा होगा सोचेगा नितिन सर बड़ा बेइज्जती करते हैं अपनी क्लास में। अरे तो आपकी इज्जत है भैया, बेइज्जती उनकी होती जो नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इज्जत है, उसमें छिपा हुआ इज्जत, ठीक है। यहां देखिए अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, जो गलत है दोस्तों उसका चयन करना है, ठीक है, वो बताइए, ठीक है, बताइए। वैसे आपको लग रहा होगा लेकिन मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। आइए, यहाँ क्या छिपाना, यहाँ एक स्टार लगा है, ठीक है। तो अब स्टार क्यों लगा, जब मैंने प्रश्न दिया टाइप करने के लिए, तो सामने वाले ने, जो भाई साहब थे हमारे टाइप कर रहे थे, उन्होंने प्रश्न हमारे पास दोबारा फॉरवर्ड किया कि सर ये कुछ गलत लग रहा है हमको यहाँ पे। हमने कहा स्टार लगा फॉरवर्ड किया, इस पर फोकस कीजिए। हमने कहा बस जो दिया वो सही है, फोकस ना कराइए, ठीक है। मैं सोचा छिपा दूं, हमने कहा क्या छिपाना भाई, सुनिए। करा अशुद्ध वाक्य का चयन करना, जो गलत है वो चयन करना है। करा उसकी लिपि देवनागरी है, ये तो दोस्तों शुद्ध वाक्य, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। और लिख रहा है दोस्तों, नीचे से देख लीजिए एक बार, बेटी पराए घर का धन होती है, दोस्तों यह भी वाक्य शुद्ध है, परफेक्ट है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी है, ठीक है, तो ये भी सही है। यहां मैंने उनको भेजा था लिख करके, वह दही जमा रही है, और ये दोस्तों अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि दोस्तों दही नहीं जमाई जाती है, जो जमाया जाता दोस्तों वो क्या जमाया जाता है, दही की जगह हमेशा दूध जमाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, दूध जमाया जाता है। तो उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, फिर हमने उस पर यस भी कर दिया, लेकिन उन्होंने इस स्टार को लगाना भूल गए बेचारे, और इस वजह से दोस्तों यहाँ पढ़ा रह गया। तो फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर 2 मतलब एक लीड मिल गया आपको एग्जाम में, फ्री का लीड मिल गया, वरना मुझे नहीं लगता कि आप बता पाते, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा आकाश, वर्षा और पानी, आपको बताना है किस प्रकार के शब्द हैं। कह रहा सदैव एक वचन, सदैव बहुवचन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनका प्रयोग हमेशा क्रिया के आधार पर होता है, उसके आधार पर चेंज होते हैं, या कर्म के आधार। बच्चे के सामने दो ऑप्शन आया ना, उसको लगा बड़ा बढ़िया ऑप्शन है सर, यही वाला, ये क्रिया के आधार पर चूज करने का। ले गलत भैया सर, वो गलती से हाथ रख दिया था, गलत। रखो हाथ। सर आज ना एक भी सवाल में हमने ए बी नहीं चूज किया, इस बार तो मेरा दिल कह रहा है करो दिल, करो करो। आज दिल आपका इतना तोड़ेंगे ना, सही हो जाएगा। क्लियर कट याद रखिए, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। ये हमेशा एक वचन होता है सदैव। इसका अरे भाई आप ऐसे समझो ना, पानी का बहुवचन पहले बनाओ तो सही, क्या करोगे? पानी, पानियों, पानिये, कभी किए हो? होता नहीं ना। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, आकाश, आकाश से संबंधित वर्षा, वर्षा से संबंधित पानी, ये सबके सब दोस्तों एक वचन के अंतर्गत आते हैं, वो भी सदैव एक वचन। क्यों सदैव क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनका बहुवचन बनता ही नहीं है, इसी वजह से दोस्तों ये सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। करा आत्मा, बूंद, देह, ये दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? अच्छा अब वचन से निकलकर लिंग पे आइए। करा सदैव पुल्लिंग, मेरी आत्मा। आप कहेंगे, देखिए आत्मा के साथ आप मेरी सब जोड़िए तो आप कहेंगे मेरी आत्मा, मेरा आत्मा नहीं, तो ये कहेंगे मेरी आत्मा। इस वजह से दोस्तों ये क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों जो बूंद शब्द है, बूंद शब्द है दोस्तों, जो बूंद शब्द है यह भी दोस्तों क्या होता है? फीमेल होता है। जो देह शब्द है दोस्तों, हमारी देह, मेरी देह, मेरी देह, ठीक है, मेरी देह, ठीक है, मेरी बूंद, ठीक है, मेरी। तो इस तरह से दोस्तों, या अच्छी बूंद, या छोटी, छोटा बूंद नहीं, छोटी बूंद, तो छोटी लगने की वजह से दोस्तों पर, तो ये समझ में आ रहा है कि सर ये है स्त्रीलिंग। अब बच्चा सोचेगा यहां कर लेते हैं सदैव स्त्रीलिंग। सदैव स्त्रीलिंग नहीं होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह हिंदी में तो स्त्रीलिंग होता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे पुल्लिंग समझा जाता है। इस वजह से एकदम जो परफेक्ट आंसर होगा वो उत्तर नंबर डी, ई होगा, ई। हिंदी में ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग कहे जाते हैं, संस्कृत में यही तीनों शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं। नहीं सर, नहीं समझ में आया। अरे मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं। दो अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी अलग भाषा है, संस्कृत अलग भाषा है, दोनों जगह इसे अलग अलग माना जाता है, ठीक है। क्यों सर? अरे सब यही फ्री में बता दिया आपको। अरे भैया पेड बैच में तो आओ, कुछ तो बचा के रखने दो भाई, कुछ अपने अंदर रखने दो। कैसे बच्चे को पता चलेगा कि गुप्ता जी पेड बैच में क्या करते हैं? थोड़ा भैया क्षमा चाहता हूँ, नाराज ना होइए। आगे देखिए, कह रहा मुझे थोड़ा ही खाना चाहिए, ठीक है, बल्कि मुझे यहाँ लिखना चाहिए था दोस्तों, मुझे थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है, एक ही बात है, मुझे थोड़ा ही पढ़ाना चाहिए। ये किस टाइप का वाक्य है? मुझे मतलब दोस्तों पढ़ाने से नहीं, खाने से नहीं, थोड़ा सा मतलब है, ठीक है। थोड़ा रीति का नहीं दोस्तों, ये परिमाण का द्योतक है। परिमाण मतलब माप तौल, ठीक है, परिमाण मतलब यह माप तौल का द्योतक है। और इसमें भी आप दो पढ़ते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। तो दोस्तों थोड़ा मतलब कितना, तो कुछ गारंटी है नहीं कितना, इसलिए दोस्तों यह अनिश्चित वाचक परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। समझ में आ रहा है ना? इसको आप याद रखिएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए गद्यांश पे चर्चा करते हैं और गद्यांश को हल करते हैं। गद्यांश हमने आपको सिखाया कि पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है गद्यांश के अनुसार भारत की पहचान किससे होती है? भारत की पहचान किससे होती है आपको बताना है। पहला है भौगोलिक विविधता से, दूसरा है सांस्कृतिक धरोहर से, तीसरा है लोकतंत्र से, चौथा है त्योहार से, या इनमें से कोई नहीं। किससे भारत की पहचान है तो यहां पढ़ने से पता चलेगा। पढ़िए। करा भारत एक ऐसा देश है जहां विविधताओं में एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मैंने थोड़ा हार्ड किया है, 25 नंबर से मैंने ये बहुत हार्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। कठिन नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो कह रहा दोस्तों कि अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से एक साथ जीवित हैं। भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध इतिहास से होती है। यह देश विश्व को योग, आयुर्वेद और अहिंसा जैसी महान विचारधाराएं देने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का हर राज्य अपनी अनोखी संस्कृति और पहचान रखता है। उत्तर भारत में हिमालय की ऊंचाइयां, दक्षिण में समुद्र के सुंदर तट, पूर्व में हरियाली, पश्चिम में रेगिस्तान, यह सब भारत को भौगोलिक विविधता प्रदान करते हैं। भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जहां हर नागरिक को अपनी राय रखने का अधिकार है।
यहाँ की संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया में सबसे बड़ा और व्यापक माना जाता है। भारतीय समाज की आत्मा उसके त्योहारों और उत्सवों में बसती है। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार लोगों को जोड़ते हैं और प्रेम तथा भाईचारा का संदेश देते हैं। ऐसा भारत होता कितना अच्छा होता। हाँ, लेकिन हर व्यक्ति तो लड़ने, कटने, मरने में लगा। हाँ? नारा भी वैसे आ रहे हैं, ठीक है, बटेंगे, कटेंगे, जोड़ेंगे, रहेंगे। कौन सी दुनिया चल रही है? एक अंतहीन लड़ाई की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों आपको भारत की पहचान के तौर पे क्या नजर आ रहा है? क्या भौगोलिक विविधता? ये तो है, लेकिन भौगोलिक विविधता से बड़ी बात क्या है? सांस्कृतिक धरोहर। भौगोलिक विविधताएं तो है ही हैं भाई, पूरा भारत में अनेक राज्य हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग विविधता है। लेकिन ये सब पढ़ने से दोस्तों हमें तो यही समझ में आ रहा है जो सांस्कृतिक धरोहर की बात। देखिए यहां लिख रहा है कि भारत की पहचान उसकी सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध इतिहास से है। साफ साफ लिखा है। तो आप अभी भौगोलिक स्थिति की तरफ न जाइए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गद्यांश को आधार मान के लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसे चूज कीजिए। अगला सवाल दे रहा है कि गद्यांश में भारत को क्या कहा गया है? करा सांस्कृतिक संगम कहा गया है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा गया है, उत्सवों की भूमि कहा गया है, या प्राकृतिक धरोहर कहा गया है। देखिए यहां पर भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा गया है, एकदम साफ साफ लिखा है। कहां आप भाग रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल करा भारतीय समाज की आत्मा दोस्तों कहां बसती है? भारतीय समाज की आत्मा कहां बसती है? इतिहास में, संविधान में, त्योहार में या उत्सव में? यहां देखिए भारतीय समाज की आत्मा उसके त्योहारों और उत्सवों में बसती है, लिखा है ना। तो यहां क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा? बहुत आसान है, आप चूज करना खाली सीखिए। आगे देखिए करा गद्यांश में संविधान सभा का उल्लेख क्यों किया गया है? ठीक है, क्यों किया गया है? देखिए यहां लिखा था ना, संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यापक संविधान है। करा भौगोलिक विविधता को दिखाने के लिए, लोकतंत्र की विशेषता बताने के लिए, सांस्कृतिक धरोहर को समझाने के लिए, भारत की परंपरा। देखिए ये लोकतंत्र की विशेषता बताने के लिए दोस्तों संविधान सभा गठित किया गया है, न कि अपना संस्कृति, अपना कल्चर बताने के लिए। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। भारत ने विश्व को कौन सी महान विचारधाराएं दोस्तों दी हैं? तो यहां देखिए भारत ने विश्व को क्या दिया है? योग दिया, आयुर्वेद, अहिंसा जैसी महान विचारधाराएं देने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तो यहां क्या हो जाएगा? योग, आयुर्वेद और अहिंसा, न कि संविधान और कानून, न त्योहार और संस्कृति, न व्रत। दोस्तों गलत लिखा है, व्रत क्या लिखा है? कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है, और समुद्र और रेगिस्तान, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसे आप ध्यान में रखेंगे। बात आती है सर हिंदी, तो यहां से तैयार हो जाएगा। सर जीएस के लिए एक बार आप गाइड कर दीजिए। जीएस के लिए बस यही गाइड करना चाहूंगा दोस्तों, मैंने बहुत विस्तार से आपको जीएस पढ़ाया, विश्वास कीजिए। मैं बताऊं आपको 45 लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया। 46 नंबर से लेकर 91 नंबर, कभी आप हमारी प्लेलिस्ट में आइए तो ये एकदम इतनी क्लास आपको मिलेगी। 92 नंबर से लेकर दोस्तों 150 नंबर तक मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास दिया। 151 से लेकर के 230 नंबर तक दोस्तों मैंने आपको संविधान पढ़ाया। 231 से लेकर के 330 तक दोस्तों पूरे 100 लेक्चर में मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ाया। 331 से लेकर दोस्तों 402 लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। अभी ये क्लास चल रही है, मैंने इंडियन ज्योग्राफी। अब तक दोस्तों विश्वास कीजिए, 2 बातें यहां ध्यान दीजिएगा कि अब तक दोस्तों 400 से अधिक क्लास यहां पे दी जा चुकी है जो पूरी तरह से फ्री है, और अब तक दोस्तों 12,000 से अधिक सवाल आपको पढ़ाए जा चुके हैं जो पूरी तरह से निःशुल्क है। आप केवल इतना कवर कर लो ना, आपकी लाइफ बन गई, आपका भविष्य बन गया। आप आइए, जल्दी जोड़िए और जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि 400 लेक्चर कम नहीं होते हैं। आपको तैयार करते करते दोस्तों बहुत समय चला जाएगा। आप बस खाली आंख मूंद कर आपने एक काम करो, पूरा मत पढ़ो, 10-5 लेक्चर पढ़ो, फिर डिसाइड करना कि आगे का पूरा 400 लेक्चर पढ़ना या नहीं पढ़ना है। 10-5 लेक्चर बस, चाहे इनमें से कोई भी इसे पढ़ लो। उस सीरियल नंबर का प्लेलिस्ट आप देख लो उठा के, आपको क्लास मिल जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है, समस्या है, मुझे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लो कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है। ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 7007734525। ये व्हाट्सएप नंबर ले लो, इस पे दोस्तों व्हाट्सएप कर दो कि सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, प्लेलिस्ट भेज दीजिए तो हम पढ़ लें।
हम आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देना, आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बस इतना काम करिए तो सारा कुछ हो जाएगा। आज की क्लास ही समाप्त होती है। बैच ज्वाइन करेंगे तो उसका एक अलग मजा है, बहुत आनंद आता है बैच में घंटे घंटे भर की क्लास होती है। यहाँ थोड़ी क्लास होती है, आधे घंटे में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन वहाँ लंबी क्लास चलती है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, निवेदन आप सभी से, ठीक है।